हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन प्रिप इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। हालांकि ये टॉपिक आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, ये टॉपिक आपको कॉलेज लेवल पे भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जब भी हम कोई एक कंपाउंड ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है C6H12O6, तो ये फॉर्मूला है आपके ग्लूकोज का। ठीक है, तो देखो हमने कितना लिया है इसका क्वांटिटी, तो हमने 1 क्वांटिटी ली है हमारे किसकी, ग्लूकोज की। तो जब किसी एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट है हम देखेंगे सबसे पहले तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनकी एक्चुअल क्वांटिटी उस एक कंपाउंड में कितनी है। तो कितनी है, कार्बन की 6 है, हाइड्रोजन की 12 है, ऑक्सीजन की 6 है। तो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड जब हम देखते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जब हम इस कंपाउंड को इसके सिंपल वोल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले रखा है C6H12O6, राइट। तो हम इसको इसके सिंपल वोल नंबर रेशियो में किससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम एक ऐसा डिजिट लेंगे जिससे ये पूरे के पूरे डिजिट जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो 6 और 12 और 6, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम। तो कार्बन की क्वांटिटी अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 1। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 6। और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो हो गई है 2। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, ये 1 बार में 6 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा बन के आया है वो आया है C1H2O1। इसको हम और अगर सिंपल कर दे तो हम इसको लिखते हैं CH2O1। लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ऐसा सिंगल लिखा हुआ है इसका मतलब वो 1 ही होता है। तो ये हो गया आपके ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब आपके पास में कोई भी नंबर हो तो उसको क्या करना होगा, आपको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कंप्लीटली उस फॉर्मूले को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया। ठीक है, ध्यान रखना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो वोल नंबर में बनता है, वोल नंबर रेशियो में। मतलब आप उसको हाफ में नहीं लिख सकते हो, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, आप उसको डेसिमल में नहीं लिख सकते हो। ये हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला वोल नंबर में ही आता है, कभी भी ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वांटिटी ली है वो गलत है। अब अगर आपसे ये बोले कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, ठीक है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आई वो समझ में, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया। जैसे हमने क्या लिया था, मैं एक बार इसको और बता देती हूँ। हमने क्या यूज किया है, C6H12O6, हमने इसको 6 से डिवाइड किया था सारे नंबर्स को, तो हमारे पास में क्या आया था, CH2O, ये आया था। ठीक है, तो अगर मुझे CH2O को फिर से क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन सबको फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कार्बन जो है वो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6 बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन का क्वांटिटी 2 है, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 12 बन गया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये देखिए वापस से हमारा फॉर्मूला O6 बन गया। तो कंप्लीट वापस क्या हो गया, C6H12O6। तो ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें आपका एक्चुअल नंबर होता है, ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें आपको उसका सिंपल वोल नंबर रेशियो निकालना होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूले में बनाने के लिए आपको डिवाइड करना रहेगा, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया था तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। और एम्पेरिकल फॉर्मूले को फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर से डिवाइड होता है ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपको फिर से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। आई बस समझ में, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
केस स्टडी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है। यहाँ लिखा है एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का क्वांटिटी है 40%, हाइड्रोजन का क्वांटिटी है 6.7%, ऑक्सीजन का क्वांटिटी है 53.3% और मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का वो है 60। आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना, हमको यहाँ पर एक टेबल बनानी। इसमें सबसे पहले एलिमेंट आप देखिए, पहले हमने कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के सीरियल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ टेबल में एलिमेंट लिखने हैं, आगे पीछे नहीं लिखने। पहले नंबर पे कार्बन है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर देख लो कि उसका परसेंटेज बाय मास कितना दे रखा है, तो 40% दे रखा है, 6.7 और 53.3। तो देखो ये हमने वैसा का वैसे ही लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है, देखो इस एटॉमिक की टेबल में नहीं, बड़ा नंबर नहीं, यहाँ पर क्या, ये जो एटॉमिक वेट है उसको आपको परसेंटेज बाय मास से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो आपका परसेंटेज बाय मास कितना है 40 और आपने उसको डिवाइड किससे किया, 12 से। 12 कौन है, आपका एटॉमिक वेट, तो 40 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपका एटॉमिक रेशियो निकल कर आएगा। वैसे ही 6.7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका एटॉमिक रेशियो निकल कर आएगा। वैसे ही 53.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 आएगा। ठीक है, ये इतनी क्लियर है चीज़ें आपको। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का भी एटॉमिक रेशियो मिल गया है, कार्बन का भी एटॉमिक रेशियो मिल गया है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक रेशियो आपको मिल गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो टेबल है वो बनानी है हमको सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए हमको ये देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर आता है हमारे आंसर में उसको हमको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर 2 बार 3.33 आया है, तो यहाँ पर कुछ और भी अगर आता तो हम ये देखते कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 6.7 के कंपैरिजन में 3.33 सबसे छोटा नंबर है तो हमने वही ले लिया। ठीक है, तो अब क्या किया, 3.33 को हमने 3.33 से डिवाइड किया, मतलब हमने जो एक कॉमन नंबर निकाला वो था 3.33। तो इस 3.33 को इसके आंसर के साथ में जो एटॉमिक रेशियो आया उससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना है 6.7, तो उसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3.33 से। वैसे ही फिर से 3.33 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3.33 से। तो हमारा आंसर क्या आया है, इसका 1, इसका आया है 2 और इसका कितना आया है 1। डिवाइड हम कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग 1 to 1 आ गया। यही सिंपलेस्ट रेशियो, यही हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो देखो कार्बन की वैल्यू, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो किसका आया है, कार्बन का, ये किसका आया, हाइड्रोजन का, ये किसका आया, ऑक्सीजन का। तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई 1, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 2, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मैंने आपको कहा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की नीड हमको नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका CH2O, यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आई वो समझ में। अब अगर आपको इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के रिस्पेक्टिव नंबर से इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने 3.33 से डिवाइड किया ना, आपको फिर से 3.33 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो फिर से आपका वही रेशियो निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो वो बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या निकाला हमने, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।